अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपनी एमपीएससी की तैयारी शुरू कर दी होगी। करंट अफेयर्स सीरीज़ का हमने आगाज़ किया था, जिसमें आपको ओलंपिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो पेश किया था। हम एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन का मुद्दा अक्सर व बेशतर न्यूज़ में छाया रहता है और हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि इलेक्शंस होते क्या हैं, कैसे होते हैं, प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे वन बाय वन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल वीडियोस लेकर आए, जिसमें इलेक्शन कमीशन क्या होगा, इलेक्शन का प्रोसेस कैसा होगा, ईवीएम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूजुअली जो इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं भारत के लिए, ये अल्फाज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी नजर आएंगे। वह है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 3-4 अल्फाज है जो इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की हुकूमत, इंडिया के पैटर्न ऑफ गवर्नेंस को डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से इंडिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 1.3 बिलियन लोगों की ये कंट्री है जो वोट देते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। बहुत ही बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं भी नहीं है। इंडिया की डेट ऑफ इंडिपेंडेंस तो हम सभी को पता है। इंडिया एज ए नेशन स्टेट यानी एक कंट्री की शक्ल में 15 अगस्त 1947 को तैयार हुआ, यानी ये हमारा यौम आज़ादी भी है। और तभी से हमारे पास आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शंस हमारे पास होते हैं, जिसके जरिए से मुनासिब औकात पर कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए उसूलों का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शंस होते हैं और हम हमारे हुक्मरानों को चुनते हैं। ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको डायरेक्ट करना, इसको कंट्रोल करना, ये सारे जो पावर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक उसूल और ज़वाबित की ऐसी किताब है जिसके जरिए से ये तय किया जाता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरीके से चलेगी, इसके मुख्तलिफ उमूर को किस तरीके से संभाला जाएगा। इसका एक मोटा मोटा सा फ्रेमवर्क इस किताब में दिया गया है। तो इलेक्शन कमीशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक इंस्टीट्यूशन है जो कि हिंदुस्तान भर के इलेक्शंस को कंट्रोल करता है, इसके मुताबिक भी उसूल ज़वाबित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जिस हिस्से में दिए गए हैं उसे हम पार्ट 15 कहते हैं। इस पार्ट 15 का नाम है इलेक्शंस और इस पार्ट में टोटल 324 से लेके 329 तक आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 5 या 6 आर्टिकल होगी। आर्टिकल कहते हैं हर एक उसूल को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिसे उर्दू में दफा भी कहते हैं। आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329A तक जो उसूल दिए गए हैं, जो दफा दिए गए हैं, वो इलेक्शन से ताल्लुक रखते हैं। तो आप जरूर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गूगल पे सर्च करें और उसको ओपन करके इन आर्टिकल्स को एक बार जरूर रीड करें। इसमें से जो आर्टिकल नंबर 324 है, इसमें मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, यानी इलेक्शन कमीशन क्या रहेगा, उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेगा, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैसे अपॉइंट होंगे, उनके क्या पावर्स रहेंगे, ये सारी तफसीलात आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मिलेगी। उसी तरीके से आर्टिकल 325 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज दिया गया है, नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी किसी भी इंसान को वोटर बनने से रोका नहीं जा सकता उसके मजहब, उसकी नस्ल या उसकी जात या उसकी जिन्स की बुनियाद। इसी तरीके से आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो भी इलेक्शन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होंगे वो अडल्ट सफरेज की बुनियाद पर होने चाहिए। अडल्ट सफरेज यानी हर वो शहरी जो 18 साल की उम्र के पहुंच चुका है या 18 साल से ज्यादा उम्र का है, वो वोट देगा। ये जो 18 साल की लिमिट लगी है, इसी को अडल्ट सफरेज में शामिल किया जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 327 भी है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स, यानी सेंट्रल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, इसके ताल्लुक से अगर कोई भी उसूल ज़वाबित बनाने हैं तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। इसके ताल्लुक से हमें 327 में मिलता है। मजीद
तफसीलात 328, 329, 329A में भी मिलती है, लेकिन अभी हमारे लिए यही बुनियादी आर्टिकल से इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें से जो आर्टिकल 324 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ताल्लुक से है और इसी की तफसीलात की बुनियाद पर हम आगे की मालूमात को समझेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसी भी बॉडी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल आप कब कहते हैं? जब इसके बारे में मालूमात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी जाए। चूँकि आर्टिकल 324 में कहा गया है कि इलेक्शन कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था और यही दिन गोल्डन जुबली के तौर पर सेलिब्रेट किया गया है 2001 में। अब इलेक्शन कमीशन को कितने साल हो चुके हैं जरा कैलकुलेट करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओरिजिनली जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था, उस वक्त सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर था जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते थे, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली आई और अब टोटल 3 कमिश्नर्स हमारे पास हैं, जिनमें से पहले कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है और बाकी 2 को इलेक्शन कमिश्नर्स कहा जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप में टोटल 3 लोग हैं। अगर हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन की बात करें तो श्री राजीव कुमार साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी जो कमिश्नर्स हैं उनमें से एक श्री ज्ञानेश कुमार है और दूसरे डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू है। ये नाम जरूर याद रखें। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम फिर से एक और लेक्चर आपके लिए ले आएंगे और इंशाल्लाह वो भी आपके लिए जरूर दिलचस्प होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।